नीलम की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और वो अपने गांव भीमापुर आई थी। शहर के कॉलेज की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति उसे हमेशा सुकून देती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आते ही उसकी माँ कंचन की आंखों में अजीब सा डर दिखा, जैसे किसी पुरानी याद ने उन्हें डरा दिया हो। पहले दिन ही नीलम ने कुछ महसूस किया, गांव का माहौल काफी बदल गया था। अगले दिन उसने अपने दोस्त अभय से बात की। अभय ने कहा कि गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। बच्चों का रात में गायब हो जाना, घरों में बिना वजह आग लग जाना और सबसे खतरनाक, कुछ लोगों का चेहरा धीरे धीरे बदलना, जैसे कोई और बन गया हो। यह सारी बातें सुनकर नीलम हैरान हो गई। उसे अभय की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, पूरा गांव सामसुन हो गया। गांव को देखकर ऐसा लगने लगा कि इस गांव में सालों से कोई नहीं रह रहा। फिर नीलम भी अपने घर चली गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, गांव में ये सब क्या हो रहा है? सारे लोग शाम होते ही घर में घुस गए। अचानक से पूरा गांव सामसुन हो गया। माँ कहती है, बेटा तू इन चीजों पर ध्यान मत दे। तू बाहर से आई है ना, जा हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। माँ का बदला हुआ रूप देखकर नीलम को अभय की बातों पर यकीन होने लगा। अगले दिन नीलम रवि काका से गांव के हालातों के बारे में पूछने के लिए चली जाती है। रवि काका कहते हैं, 120 साल पहले गांव में एक आदमी था, निजाम। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके अंदर एक और आत्मा रहती थी, एक ऐसी आत्मा जो इंसानी जिस्म में घुसकर उसे अंदर से जला देती थी। निजाम पूरी तरह से उस आत्मा के वश में हो गया था। वह गांव के मासूम लोगों को मारता, रात के समय बच्चों को गायब करता। उसने गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। फिर एक हादसे के बाद गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली थी, मैं हर उस शरीर में लौटूंगा जो मेरी छाया से गुजरेगा। गांव वालों ने उसकी एक समाधि बनाई थी और सभी गांव वालों को उस समाधि से दूर रहने के लिए कहा गया था। नीलम को रामू काका के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह निजाम की समाधि देखने के लिए चली जाती है। रामू काका ने समाधि से दूर रहने के लिए कहा था, फिर भी नीलम उसके पास जाती है और उस समाधि को अपने हाथों से छू लेती है। यहाँ नीलम ने समाधि को छू लिया और उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, खुद को खरोंचने लगी। वह कहने लगी, तुमने उसे जगा दिया है, अब वो आएगा और फिर से गाँव वालों को परेशान करेगा। इतना बोलने के बाद नीलम की माँ बेहोश हो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। नीलम घर आई और अपने माँ की हालत देखकर वह कांप उठी। माँ के चेहरे के खरोंच के निशान देखकर वह डर गई। उस वक्त के लिए नीलम ने अपने माँ को संभाल लिया। लेकिन अगले दिन वह अभय से मिलने गई। उसने अभय को कल की सारी बातें बताई। नीलम की बातें सुनकर अभय बोला, नीलम, ये तूने क्या कर दिया? उस समाधि को क्यों हाथ लगाया? अब वो निजाम फिर से जाग गया होगा। अब वह फिर से लोगों को परेशान करेगा। अभय की बातों पर नीलम को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। नीलम सच्चाई जानने के लिए घर में कैमरा छुपा कर रखती है। नीलम ने रात को एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें देखा गया कि उसकी माँ आधी रात को खिड़की के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। कोई दिखता नहीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और अचानक माँ की आवाज बदल जाती है, अब मेरी बारी है। वह वीडियो देखकर भी नीलम अभय की बातों पर विश्वास नहीं करती। अगले कुछ दिनों में नीलम खुद में बदलाव महसूस करने लगी। उसे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। कभी अचानक रात में जाग जाना, हाथों पर जलने के निशान बन जाना और कभी खुद की परछाई से डर लगना। उसे अब अभय की बातों पर यकीन हो गया था। वह अपने आप में हुए बदलाव को देखकर समझ गई थी कि निजाम की आत्मा उसके शरीर में घुसने का प्रयास कर रही है। नीलम रवि काका और अभय को सारी बातें बताने के लिए जा रही थी।
लेकिन रास्ते में ही कांड हो गया। निजाम ने नीलम के शरीर पर आधा कब्जा कर लिया था। रवि काका ने कहा था, निजाम की आत्मा किसी इंसान के शरीर पर पूरा कब्जा तभी कर सकती है जब वह इंसान अपने हाथों से किसी का खून कर दे। यानी अगर नीलम ने अपने हाथों से किसी का खून कर देती है तो निजाम की आत्मा उसके शरीर पर पूरा कब्जा कर लेगी। नीलम भी वही करने जा रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया और दिमाग ही दिमाग में वह उस बच्चे को मारने के बारे में सोचने लगी। नीलम उस छोटे बच्चे का गला दबाने लगती है। बच्चा डर जाता है, चिल्लाने लगता है। वहाँ खड़े लोग समझ गए थे नीलम के अंदर निजाम की आत्मा है। तभी अभय नीलम को देख लेता है। वह नीलम को रोकने की कोशिश करता, नीलम को छूते हैं। अभय को पता चलता है नीलम का शरीर पूरी तरह से ठंडा हुआ है। अभय ने उसे रोका। अभय चिल्लाया, तू नीलम है, निजाम नहीं। लेकिन अब नीलम की आवाज बदल चुकी थी। वो बोली, नीलम मर गई, अब सिर्फ मैं हूँ। अभय ने नीलम को जैसे तैसे करके रोक लिया, बच्चे को नीलम से छुड़ा लिया। वह खड़ा हर इंसान नीलम को देखकर डर गया था। अभय ने जैसे तैसे करके नीलम को रोक। नीलम जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई, लेकिन बेहोश होने के बाद भी उसकी आंखें खुली थी। अभय और गांव वाले नीलम को उसके घर लेके जाते हैं। जैसे ही नीलम की माँ उसे देखती है, वह कहती है, वह आ चुका है, वह फिर से अपना आतंक फैलाएगा। नीलम की माँ को देखकर गांव वाले हैरान हो गए। गांव वाले बोले, कांचन, ये तुम क्या बोल रही हो? यह तुम्हारी बेटी की हालत खराब हुई है और ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? लेकिन नीलम के माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभय शांत खड़ा था। उसके दिमाग में निजाम की बातें घूम रही थी। नीलम मर गई, अब सिर्फ मैं हूँ। शाम होने वाली थी। गांव वाले अपने अपने घर निकाल गए। अभय ने एक आखिरी चाल चली। उसने नीलम को उसके बचपन की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर नीलम तड़पने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक शांत हो गई और जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। और इस बार उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। कुछ समय बाद अभय रवि काका को नीलम के घर बुलाता है और हर चीज काका को बताता है। फिर रवि काका कहते हैं, फिलहाल के लिए वह आत्मा नीलम के शरीर को छोड़ के जा चुकी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। निजाम की आत्मा वापस आएगी। नीलम जिंदा थी, लेकिन वह पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसने न तो कॉलेज वापस ज्वाइन किया और न ही दोस्तों से बात की। उसकी माँ धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक डर दिखाई देता था, जैसे वो जानती हो कि कुछ अधूरा है, अभी कुछ बाकी है। नीलम अब सिर्फ घर में बैठी रहती थी, न किसी से बात करती थी, न घर के बाहर जाती थी, सिर्फ घर में बैठी रहती थी। अभय अब शहर चला गया था, लेकिन उसके दिमाग में नीलम की वह यादें घूमती रहती थी। एक दिन अचानक अभय को नीलम का कॉल आता है। नीलम कहती है, अभय वापस आ जाओ, मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद कॉल कट हो जाता है। अभय सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता आगे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। अभय का अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। बार बार वह नीलम के बारे में सोचता रहता है। वो फैसला ले लेता है और वापस गांव चला जाता है। लेकिन इस बार गांव वैसा नहीं था। गलियों में सन्नाटा, मंदिर में ताला और लोगों की आंखों में अजीब डर। लोग नीलम के घर की तरफ देखने से भी कतराते थे। गांव के बहुत से लोग गांव छोड़ के चले गए थे। रवि काका अब नहीं। 17 दिन पहले उनकी लाश मंदिर के पीछे मिली थी। आंखें खुली हुई, चेहरा अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ और हाथ में एक कागज जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम नीलम समझ रहे हो, वो नीलम नहीं है। अभय के लिए परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि निजाम से निपटने के लिए अब उसके साथ कोई नहीं था। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। अभय नीलम के घर जाता है।
नीलम का घर अब वीरान था, दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा। जैसे ही अभय अंदर गया उसे कुछ जानी पहचानी चीजें मिली, जैसे कि नीलम की डायरी में लिखा था। मुझे लगता है वो अब मुझ में नहीं रहा, लेकिन जब भी मैं आईने में देखती हूँ मेरी परछाई मुझे मुस्कुरा कर देखती है, और कभी कभी उसकी मुस्कान मेरे चेहरे पर भी आ जाती है। मैं मेरी माँ को लेकर गांव से दूर जा रही हूँ ताकि हमारी वहद से गांव वालों कोई तकलीफ न हो। निजाम की आत्मा नीलम पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई थी। डायरी में नीलम अपनी माँ को लेकर जहाँ रहने गई है उसका पता लिखा था। अभय तुरंत नीलम की खोज में निकल पड़ता है। कुछ देर ढूंढने के बाद अभय को नीलम का घर मिल जाता है। पूरे 7 महीने के बाद अभय नीलम से मिलता है। वह नीलम से पूछता है वह कैसी है। नीलम जवाब देते कहती है, मैं ठीक हूँ अभय, वो चला गया है। लेकिन नीलम को देखकर अभय समझ गया था नीलम ठीक नहीं है। तभी उसकी माँ वह पर आती है। नीलम की माँ अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह अभय से कहती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए बेटा। उस हादसे के बाद कोई हमसे बात नहीं करता, सारे लोग हमसे दूर भागते हैं। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो अभय, अब तुम्हें ही नीलम को ठीक करना होगा। नीलम की माँ ने दिन रात एक कर दी थी नीलम को ठीक करने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। अभय कहता है, नीलम को ठीक करने के लिए सबसे पहले निजाम के बारे में पता करना होगा। अभय निजाम के पुराने घर चला जाता है। निजाम के बारे में पता करने के लिए वह आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। तब अभय को पता चलता है कि निजाम का एक भाई है जो अभी भी जिंदा है। अब अभय निजाम के भाई के तलाश में निकल जाता है। 5 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार अभय को निजाम का भाई मिल जाता है। उसे देखकर अभय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब अभय निजाम के भाई से मिलता है तब उसे पता चलता है निजाम के भाई का नाम विजय ने अभय को बताया कि जब तक निजाम की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक मैं भी आखिरी सांस नहीं ले पाऊंगा। अभय ने पूछा, निजाम की ऐसी हालत आखिर हुई कैसे? तब विजय बोला, यह 120 साल पहले की बात है। मैं और मेरा भाई निजाम और उसकी बीवी हम तीनों भीमपुर में रहने के लिए आए थे। मेरा भाई उसकी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसके बीवी की मौत हो गई। मौत किस कारण से हुई थी किसी को पता नहीं चला। बीवी के मौत का सदमा मेरा भाई झेल नहीं पाया। निजाम तांत्रिक विद्या में माहिर था। उसने लगातार 2 दिन तक तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसके बीवी की आत्मा को बुलाया और अपने शरीर में उसे समा लिए। मेरा भाई उसके बीवी के आत्मा के साथ रहने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद चीजें बदलने लगी। मेरा भाई अचानक अपना आपा खो देता था और दूसरे लोगों को परेशान करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर गांव के लोगों ने मेरे भाई को जला दिया। जैसे तैसे करके मैं वहां से भाग निकला। मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश भी नहीं की और उसी का नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ। विजय की बात सुनकर अभय दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान प्यार के खातिर इस हद तक जा सकता है। अभय विजय को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। नीलम के साथ जो हो रहा है, नीलम की माँ कांचन के साथ हुआ था, वह सब अभय ने विजय को बताया और इस मुसीबत का हल पूछा। तब विजय बोला, इस मुसीबत को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मुझे नीलम के पास ले चलो। अभय विजय को लेकर नीलम के घर चला जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले विजय अभय से कहता है कि नीलम को खिड़की से बांध दो। अभय विजय की बात सुनता है और नीलम को रस्सी से कसकर बांध देता है। जैसे ही विजय घर के अंदर आता है, नीलम की अंदर निजाम की आत्मा आ जाती है। नीलम गुस्से से लाल हो जाती है और विजय को देखकर नीलम कहती है, गद्दार, तू वापस आ गया यहाँ। मेरी बर्बादी की असली वजह तू ही है। तूने ही मार था मेरी बीवी को। बोल ऐसा तूने क्यों किया? नीलम के मुंह से निजाम की बातें सुनकर अभय और कांचन हैरान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। तब विजय बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया,
मैं ही भाभी के मौत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही भाभी को मारा था। विजय की बातें सुनकर अभय फिर से हैरान हो गया। तभी निजाम बोला, लेकिन तूने मेरी बीवी को आखिर मारा ही क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तेरा? तब विजय कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भैया। भाभी को और आपको साथ में देखकर मुझे बड़ी जलन होती थी। मेरी जलन इस हद तक बढ़ा गई कि मैंने एक दिन भाभी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। भाभी आपको सारी बात बता न दे, इस डर से मेरे हाथों से भाभी का खून हो गया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। विजय की बात सुनकर अभय और कांचन दंग हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई अपने सगे भाभी के साथ ऐसा कर सकता है। निजाम कहता है, माफी तो तुझे तभी मिलेगी जब मैं अपने हाथों से तुझे मार दूंगा। विजय कहता है, मैं आपका गुनहगार हूँ। जलन के वजह से मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। उस पाप की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। विजय अभय को नीलम के हाथ खोलने को कहता है। जैसे ही नीलम के हाथ खुल जाते हैं, निजाम विजय को गला दबाकर मार देता है और आखिरकार निजाम दुनिया से और नीलम को निजाम की आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे कुछ दिनों के बाद नीलम की माँ और अभय गांव छोड़ के हमेशा के लिए शहर चले जाते हैं और यही कहानी का अंत हो जाता है।